हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर को। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया हुआ है, उसकी वीडियो चल रही हैं। अभी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने 3 से 4 क्लासेस ले ली हैं उसकी, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे। थर्ड चैप्टर है, ये भी हम कंटिन्यू करेंगे साथ साथ। दो चैप्टर है जो हम लेके चलेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मीनिंग कवर करते हैं कि रेशो होती क्या है, किसे बोलते हैं रेशो। रेशो एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के अंदर, मतलब ये रेशो इज ए सिंपली, कहता है रेशो का एक सिंपल एक ऐसा नंबर होता है जो एक्सप्रेस किया जाता है किसकी टर्म में, दूसरे की टर्म में। जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू अदर, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं रेशो को। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ना हमें आर एन एंथनी की डेफिनेशन दी गई है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर, कहता है जो दो फिगर के अंदर रिलेशन होता है उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं अर्थमेटिकल टर्म में तो उसको बोला जाता है रेशो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम आगे रेशो कवर करेंगे। जैसे करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट असेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, यानी कि डिवाइड करके हम उसको कैलकुलेट करके चलते हैं। तो यहीं पर वही चीज़ बोले इसने, कहते इट इज़ फाउंड बाई, कहते कैसे निकालते रेशो को, कहते डिवाइड करके एक नंबर को दूसरे नंबर से, तो यहाँ पे रेशियो अपनी कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आज हम कवर करते हैं नेक्स्ट कहते हैं कि हमें रेशियो एनालिसिस क्या होता है। कहते हैं रेशियो एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं, कंप्यूट करके बहुत सारी रेशियोज़ को, यानी कि रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे और उस रेशियो कैलकुलेट करके उसके बेस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके चलेंगे। मयर्स के हिसाब से डेफिनेशन कहती है, कहता है रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। कहते हैं रेशियो क्या होती है, स्टडी होती है, रिलेशनशिप देखा जाता है किसके बीच में, वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर के बीच में जो बिजनेस के अंदर होते हैं। कहते हैं कि रेशियो एनालिसिस इस्टेब्लिश करती है न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव रिलेशन, यानी कि यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो न्यूमेरिकल होते हैं, नंबर्स की टर्म में होता है, क्वांटिटेटिव बोलते हैं उसको। कहते हैं दो आइटम जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उसके बीच में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं रेशियो को, ताकि हम उसके बीच में रिलेशनशिप देख सकें, ताकि हमें इंफॉर्मेशन है जो मीनिंगफुल तरीके से मिले, जिसे हम समझ सकें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो के अंदर आज हम कवर करके चलेंगे लिक्विडिटी रेशियो में। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम चेक करके चलते हैं कि कंपनी है वो कितनी के एलिजिबल है, कितनी एबल है अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को टाइम पे करने के लिए। अगर एक कंपनी टाइम पे अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर देती है तो मतलब उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, अच्छी है। तो यहाँ बुकिश एक्सप्लेनेशन कहती है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चेक किया जाता है कंपनी की एबिलिटी, फर्म की एबिलिटी कि कितनी कि वो एबल है अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने में जब उसकी पेमेंट की ड्यू डेट आती है। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी रेशो होती है इस काम से इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कंपनी या फर्म क्या टाइम पे अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पूरा कर सकती है, इसी कारण से इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोल सकते हैं। दिस रेशो आर यूज टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न। तो यहाँ पे कंपनी की हम शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, ये इंडिकेट करके चलते हैं कि जो फर्म की कितनी की एबिलिटी है, किस योग्य है वो अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को अपने करंट रिसोर्सेज में पे करने के लिए, यानी कि जितने उसके पास करंट अपने सोर्सेज हैं वो कितने के हैं कि उसकी अपनी करंट जो ऑब्लिगेशंस हैं वो टाइम पे कर सकती है। तो डेफिनेशन कहते हैं सोलोमन जेफलिंग के हिसाब से, कहते हैं लिक्विडिटी एक ऐसी हमें बताती है, एबिलिटी बताती है। लिक्विडिटी किसके बारे में बताती है, कंपनी की या फर्म की एबिलिटी के बारे में बताती है कि कितनी की वो अपनी करंट ऑब्लिगेशन का जो टाइम पे करने के लायक है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। कहते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड पेपर्स होते हैं फर्म के, वो प्राइमरली इंटरेस्टेड होते हैं लिक्विडिटी रेशियो को जानने के बारे में, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड पेपर्स वो पर्सन होते हैं जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना होता है, फर्म से पैसा लेना होता है। तो कहते हैं वो जानना चाहते हैं कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है। दे वांट टू नो हाउ प्रॉम्प्टली और रेडली द फर्म कैन मीट इट्स करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे फर्म की कितनी की एबिलिटी है वो अपनी करंट लायबिलिटी को टाइम पे कर देगी। इस कारण से जो करंट क्रेडिटर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड पेपर्स होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो को जानने के लिए। इफ द फर्म्स वांट टू टेक ए शॉर्ट टर्म लोन, कहता है अगर कंपनी शॉर्ट टर्म अगर फर्म है जो शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहती है बैंक से, या बैंक से जब लेने जाएगी वो शॉर्ट टर्म लोन, तो यहाँ पे बैंकर है वो भी चेक करेगा किसके बारे में, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में।
क्योंकि जब भी फर्म बैंक के पास लोन लेने जाएगी तो बैंक चेक करेगी कि कंपनी फर्म की जो लिक्विडिटी रेशो है क्या, क्योंकि क्या यहाँ पे लिक्विडिटी रेशो से क्या रिप्रेजेंट होते हैं कि क्या फर्म अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को टाइम पे कर सकती है, नहीं कर सकती है। असेस द मार्जिन बिटवीन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे असेस करके चलती है, चेक करके चलती है कि मार्जिन कितना है करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच में। जो लिक्विडिटी रेशो होती है इसमें दो रेशो को हम पढ़ेंगे। पहली करंट रेशो जिसे हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल देते हैं, दूसरी क्विक रेशो जिसे हम एसी टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आज हम कवर करते हैं कि हमारे पास करंट रेशो और वर्किंग रेशो है क्या। लिक्विडिटी रेशो में शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो जिसे बोला जाता है, पहला पॉइंट करंट रेशो जिसे वर्किंग कैपिटल रेशो बोला जाता है। कहते हैं ये रेशो ये एक्सप्लेन करके चलती है रिलेशनशिप किसके बारे में, करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे करंट रेशो है, करंट रेशो में हम किसको लेके चलेंगे, करंट असेट और करंट लायबिलिटी को लेके चलेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जब हम करंट असेट को डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से तो हमें क्या बचा जाता है, करंट रेशो। करंट असेट के अंदर हम किन असेट को शामिल करेंगे, करंट असेट का मीनिंग क्या होता है, करंट असेट ये वो असेट होती हैं जो विद इन 12 मंथ या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे करंट असेट कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आती है करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरी इन्वेंट्री आती है। इन्वेंट्री के अंदर हम लूज टूल और स्टोर्स और स्पेयर्स को नहीं लेके चलेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर BR और सन्ड्री डेटर्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आते हैं जिसके अंदर कैश इन हैंड लेंगे, कैश एट बैंक कवर करेंगे, चेक ड्राफ्ट इन हैंड लेके चलेंगे। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी है जो आ जाएंगी। शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस के बाद कहता है अदर करंट असेट जिसके अंदर कहता है हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स का जो शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इनके अंदर करंट असेट के अंदर किन्हें नहीं लेंगे, लूज टूल और स्टोर स्पेस को नहीं लेके चलेंगे जो हमने इन्वेंट्री में से माइनस कर देने हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है जो डाउटफुल डेट के, वो भी नहीं लेके चलेंगे जिन्हें हमने डेटर्स में से क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। ऐसे भी करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सी लायबिलिटीज़ को हम शामिल करेंगे, ये वो लायबिलिटीज़ आएंगी जिनको विद इन 12 मंथ या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी होती है करंट लायबिलिटी जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या फिर विद इन 12 मंथ है कंपनी को पे करनी पड़ती हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स जिसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट की करंट मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि मान लो कि डेट हमने 8 साल के लिए लिए थे तो उसका टाइम पीरियड अब आ गया, मैच्योरिटी डेट आ चुकी है, तो इस कारण से उसको भी हम किसके अंदर शामिल करेंगे, उसकी मैच्योरिटी डेट आने के कारण करंट लायबिलिटी के अंदर वो शामिल हो जाएंगे। ट्रेड पेपर्स के अंदर हम कवर करके चलेंगे BP और सन्ड्री क्रेडिटर्स को। अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बोरोविंग, जो उधार में पैसा लिया गया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है। इनकम रिसीव्ड एडवांस, जो एडवांस में इनकम मिल चुकी है। आउटस्टैंडिंग खर्चे, जो खर्चे बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं की गया, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। अनक्लेम डिविडेंड, जिनके अनक्लेम डिविडेंड ऐसा डिविडेंड होता है जिसके ऊपर अभी तक शेयर होल्डर ने जो क्लेम नहीं किया। कॉज इन एडवांस आती हैं, कई बार अपने शेयर होल्डर क्या करते हैं एडवांस में कॉज पे कर देता है, वो भी कंपनी के लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर लेके चलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जब हम हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। जैसे कमेंट बोलते हैं कि लास्ट में हमें कमेंट करना पड़ता है कि हमारी जो पोजीशन है फर्म की या कंपनी की वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम इसकी नॉलेज करेंगे ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस, उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि साउंड पोजीशन है या फिर अनसाउंड पोजीशन है फर्म की। तो यहाँ पे कहते हैं जो रेशो होती है वो असेस करती है फर्म की एबिलिटी ये जानने के लिए कि क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को टाइम पे कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब तो यही होता है ना कि अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी फर्म टाइम पे कर पा रही है नहीं कर पा रही है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो करंट रेशो होती है वो 2:1 है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रखा गया है 2:1, यानी कि जो आइडल रेशियो है वो 2:1 है। 2:1 का मतलब क्या है कि करंट असेट जो 2 होनी चाहिए किसके कोरस्पोंडेंस करंट लायबिलिटी के। अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो मेरी उसके दुगनी होनी चाहिए करंट असेट, क्योंकि हम फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका, करंट असेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है कि हमारी करंट असेट कितनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। करंट रेशियो का जो हम फॉर्मूला लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं हम करंट रेशियो को, तो करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है करंट असेट को जब हम डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से तो हमारे पास क्या आ जाती है,
करंट रेशो आ जाती है। तो यहाँ पे जो आइडियल रेशो बोली है वो क्या है, 2:1। 2:1 का मतलब क्या है कि 2 हमारे पास करंट असेट होने चाहिए, किसके कोरस्पोंडेंस, करंट लायबिलिटी के। यानी कि अगर लायबिलिटी 1 रुपया तो मेरे पास 2 रुपये क्या होने चाहिए, उसके लिए करंट असेट होने चाहिए, ताकि मैं टाइम पे अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पूरा कर सकूँ। तभी तो अपनी जो कंपनी, अपनी फर्म है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या मानी जाएगी, साउंड मानी जाएगी। जितनी ज़्यादा रेशो हायर होगी, द हायर द रेशो द बेटर इट इज़। कहते उतना ही क्या होगा, ये बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा, क्योंकि फर्म है जो एबल हो जाएगी अपनी करंट लायबिलिटी को आसानी से पे करने के लिए। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, यहाँ पे अज्यूम करता है 2:1 है जो बेस्ट रेशो रहती है करंट रेशो, इंक्लूड सच असेट एज ए इन्वेंट्री, क्योंकि इसमें किसको शामिल किया गया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एटसेट्रा को, फ्रॉम विच फुल अमाउंट कैन नॉट बी रियलाइज इन केस ऑफ नीड। यहाँ पे अगर हम इन्वेंट्री की, ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें, कहता जो यहाँ पे हमारे अमाउंट है जो नीड के टाइम पे, ज़रूरत के टाइम पे जो इमीडिएट जो नहीं रिसीव हो सकती, हैंस इवन इफ हाफ द अमाउंट इज रियलाइज, कहता अगर मुझे हाफ अमाउंट भी रियलाइज हो गया करंट असेट के टाइम के ऊपर, तो यहाँ पे फर्म है जो आसानी से अपनी करंट लायबिलिटी को जो पूरा पे कर सकती है। कहता है अगर मान लो कि यहाँ पे करंट रेशो कम हो गया 2:1 से, वैसे तो बेस्ट रेशो क्या 2:1 है, अगर 2:1 से कम हो गया तो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि लिक्विडिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, हमें शॉर्टेज हो चुकी है वर्किंग कैपिटल की। बट ए मच हाई रेशो, कहता है अगर ज़्यादा हाई रेशो होती है ये, तो यहाँ पे ये बेनिफिशियल रहता है शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल्स के लिए, लेकिन जो कंपनी है उसके लिए बेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कंपनी ने करंट असेट को बढ़ा रखा है, मतलब कि उसने जो नॉन करंट असेट जिसे हम फिक्स्ड असेट कहते हैं वो कम होगी उसकी। ए मच हाई रेशो देन 2:1 में इंडिकेट द पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर हमारी करंट रेशो ज़्यादा है तो मतलब हमारी जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अगर शॉर्ट टर्म असेट के अंदर ज़्यादा पैसा रखा हुआ है तो मतलब उसकी लॉन्ग टर्म असेट के अंदर पैसा कम है, और बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ना कि शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म तो जस्ट मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो मेंटेन रहे, काम है जो टाइम पे होता रहे, जबकि कंपनी को ग्रो अप करने के लिए जो मेन होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे अगर रेशो ज़्यादा है, रेशो ज़्यादा का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपनी करंट असेट के अंदर ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, इस कारण से उसकी नॉन करंट असेट जो वो क्या है, कम होगी। तो कहते हैं ए मच हाई रेशो, कहता है अगर ये रेशो ज़्यादा तो कंसीडर टू बी एडवर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द फ्लोइंग रीजन। तो कहते हैं एक नेगेटिव इंपैक्ट प्ले करेगा मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो क्या रीज़न रहते हैं, तो एक एक करके रीज़न कवर करते हैं इसके। पॉइंट आता है कि अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है, अगर इन्वेंट्री ज़्यादा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वेंट्री ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि जो इन्वेंट्री होती है वो हमारे लिए करंट असेट होती है, इसको हम कहाँ दिखाते होते हैं, करंट असेट साइड पे इसको दिखाते होते हैं। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री के अंदर जो शामिल किया जाता है ये अनसोल्ड मटेरियल आता है, यानी कि जो माल हमारा है जो सेल नहीं हुआ। मतलब इन्वेंट्री ज़्यादा है तो मतलब कि मटेरियल हमारे पास ज़्यादा तो अनसोल्ड रह गया, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा, सेल है जो कंपनी की वो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री ज़्यादा है मतलब अनसोल्ड मटेरियल ज़्यादा है, करंट असेट ज़्यादा है, तो रिज़ल्ट क्या है, सेल क्या होगी, कम होगी। तो जो सेल कम है तो फिर इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट केस, अगर ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा है, ये फर्स्ट केस था। नेक्स्ट, अगर ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी सेल करती है अपने मटेरियल को किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, यानी कि जब उधार पे कंपनी द्वारा अपनी गुड्स को सेल किया जाता है क्रेडिट पे, तो उससे क्या होते हैं, डेटर्स बढ़ जाते हैं। डेटर्स शामिल किया जाता है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। अगर ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा है तो मतलब कि कंपनी की करंट असेट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल किसका पार्ट होते हैं, करंट असेट का। ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि कंपनी का जो पैसा है वो फंस गया है किसके अंदर, उधार के अंदर, कि उसको कैश है जो नहीं मिली है। तो यहाँ पे अब ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो कंपनी की डेट कलेक्शन पॉलिसी है, डेट कलेक्शन पॉलिसी, यहाँ पे जो यानी कि डेटर से जो पैसा इकट्ठा करने की पॉलिसी है वो क्या है, पुअर है, अच्छी नहीं है। इस कारण से उसका पैसा कहाँ है, डेटर में फंसा रह गया। तो जब डेटर्स में पैसा फंसा रह जाएगा तो पैसा तो कंपनी के पास कम हो जाएगा, तो इस चीज़ का भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, करंट असेट ज़्यादा है, लेकिन अब करंट असेट तो ज़्यादा है लेकिन फिर भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन वो नेगेटिव क्यों इम्पैक्ट दिखाएगी, क्योंकि डेट कलेक्शन पॉलिसी हमारी अच्छी नहीं है।
जिस कारण से हम अपने डेटर से पैसा टाइम पे कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड केस बनता है, अगर मान लो कंपनी के पास कैश या बैंक बैलेंस क्या है ज़्यादा है, कैश या बैंक बैलेंस क्या है ज़्यादा है, तो ये डिनोट करता है कंपनी के लिए करंट असेट को, मतलब कि कंपनी की करंट असेट भी ज़्यादा है। अगर कैश या बैंक बैलेंस ज़्यादा तो मतलब कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट क्या की होगी, फिर कम की होगी, क्योंकि यानी पैसा उसने इन्वेस्ट किया ही नहीं है, इसी कारण से उसने अपने पास अपना कैश बैलेंस रखा हुआ है। तो इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगी कंपनी। अगर पैसा आगे इन्वेस्ट करेगी, अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेगी तो और प्रॉफिट कमाएगी, तो और आगे बढ़ती जाएगी कंपनी। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, अपनी कैश और बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया, करंट असेट बढ़ गई, ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, लेकिन कंपनी के ऊपर फिर भी इस चीज़ का क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो कंपनी की सबसे बड़ी कमी क्या रहती है, करंट जो रेशो होती है जो सस्पेक्टिबल होती है विंडो ड्रेसिंग से। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपनी करंट असेट को बेफालतू में बढ़ा चढ़ा के दिखा देती है, बाहरी दिखावा करती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होने का, उसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तो इसको कैसे सेट कर सकते हैं हम, हमें इक्वल ही डिक्रीज करना पड़ेगा दोनों को, करंट असेट को भी और करंट लायबिलिटी को भी। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको कैसे सेट कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि कंपनी के पास जो करंट असेट है, करंट असेट से ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, करंट असेट है 2,25,000 की, 2,25,000 रुपये की क्या है करंट असेट। और जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1,25,000 की करंट लायबिलिटी है। करंट रेशो कैसे निकालते हैं, करंट असेट को जब करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया जाता है तो करंट रेशो आ जाती है। तो यहाँ पे करंट रेशो के लिए हमारे पास करंट असेट 2,25,000 की, 2,25 को जब हम डिवाइड कर देंगे 1,25,000 से तो रेशो आ जाएगा 1.8:1। जबकि आइडियल रेशो क्या रखा गया, स्टैंडर्ड 2:1, यानी कि अगर एक लायबिलिटी है तो 2 मेरे पास करंट असेट होने चाहिए। जबकि यहाँ तो हमारी क्या आ रही है 1.8 आ रही है, तो यहाँ पे तो आइडियल रेशो नहीं फॉलो की जा रही। अगर मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे पे ऑफ कर देती है कंपनी ट्रेड पेबल को 25,000 से, तो यहाँ पे कंपनी ने अपने ट्रेड पेबल्स हैं जो 25,000 से कम कर दिए, मतलब पेमेंट कर दी है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जब ट्रेड पेबल्स की पेमेंट कर दी जाएगी तो ट्रेड पेबल कम हो जाएंगे। ट्रेड पेबल का मतलब क्या है कि ये करंट लायबिलिटी के अंदर शामिल किया था, तो करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ट्रेड पेबल्स को पेमेंट किया जाएगा तो उसमें हमारे कैश है जो वो भी चली जाएगी, तो कैश बैलेंस भी कम हो जाएगा। कैश बैलेंस किसके अंदर आता है, करंट असेट के अंदर आता है। तो मतलब कि कंपनी की करंट असेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले 2,25 थी करंट असेट हमारे पास, 25,000 की पेमेंट कर दी तो अब कितनी रह जाएगी, 2 लाख रहेगी करंट असेट, तो 2 लाख रुपए हम ले लेंगे। 1,25 हमारे पास करंट लायबिलिटी थी, उसमें से ट्रेड पेबल्स है जो 25,000 के पे कर दे, तो अब कितने रह गए हैं, 1 लाख रह गए हैं। तो अब हम जब इसको रेशो को कैलकुलेट करते तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 2:1, जो क्या हमारी आइडियल रेशो को फॉलो करती है। कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम कैलकुलेट करके चलेंगे करंट रेशो को। कौन कौन से पॉइंट आएंगे, सबसे पहले कहते हैं कि सिर्फ वही करंट असेट शामिल की जाएंगी जो रियलाइज हो जाएंगी 1 साल के अंदर, जिनको हम कैश के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि करंट असेट वो होंगी असेट जो हमें 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसी करंट लायबिलिटी के अंदर सिर्फ वही लायबिलिटी शामिल की जाएगी जो 1 साल के अंदर जो पेमेंट की जाएगी, जिनकी यानी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। जो कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन या फिर डिबेंचर है, जिनकी पेमेंट अब हमें मैच्योरिटी डेट पूरी होने के कारण इसी साल करनी पड़ेगी, तो वो शामिल की जाएगी करंट लायबिलिटी के अंदर। कहते हैं कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया गया तो मतलब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो ट्रीटेड एज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कहते हैं जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है उसको भी हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। लेकिन अगर सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, सिर्फ वही शामिल की जाएगी करंट असेट के अंदर। जो लूज टूल्स होते हैं, पेटेंट होते हैं, गुडविल होती है, ट्रेडमार्क होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर नॉट इंक्लूडिंग एज करंट असेट, तो यहाँ पे ये करंट असेट के अंदर नहीं आते। जो बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं इसको भी हम करंट लायबिलिटी के अंदर शामिल करके चलते हैं। जो लोन होते हैं, लोन और मॉर्गेज होती है, बैंक लोन होते हैं, ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं, इस कारण से इसको करंट लायबिलिटी के अंदर जो शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आज ओवरव्यू था हमारी करंट रेशियो के रिगार्डिंग। कल से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।